आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एंजाइम एंजाइम कैटालिसिस कैटालिसिस और बायोकेमिकल कैटालिसिस बायोकेमिकल कैटालिसिस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है? एंजाइम कैटालिसिस, या इसी का दूसरा नाम है बायोकेमिकल कैटालिसिस। ठीक है। क्योंकि जो एंजाइम होते हैं वो एक कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन में। इसीलिए ऐसे फिनोमेना को हम क्या बोलते हो? बायो कैटालिसिस भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है। सबसे पहली बात, यहाँ पे हम ये हमारा टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर कोई केमिकल रिएक्शन है और केमिकल रिएक्शन में आपका कैटालिस्ट का काम कोई एंजाइम कर रहा है, तो इस टाइप का रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। नहीं, दोज रिएक्शन इन विच इन विच enzyme act as enzyme act as catalyst catalyst are called enzyme catalyzed reaction catalyzed catalyzed रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई एंजाइम आपका एक कैटालिस्ट के तौर पे काम करे, ऐसे रिएक्शन को आप बोलते हो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। ठीक है। ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई एंजाइम कैटालिस्ट के तौर पे काम करे, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। ठीक है। और ये जो फिनोमेना है जिसमें एंजाइम क्या कर रहा है, कैटालिस्ट का काम कर रहा है, और उस एंजाइम की वजह से रिएक्शन का रेट अफेक्टेड हो रहा है, ऐसे फिनोमेना को क्या बोलते हो आप? एंजाइम कैटालिसिस। एंड द फिनोमेना फिनोमेना एंड द फिनोमेना is termed as is termed as enzyme और बायोकेमिकल बायोकेमिकल कैटालिसिस। ठीक है। ऐसा रिएक्शन जिसमें एंजाइम आपका कैटालिस्ट के तौर पे काम करे, ऐसे रिएक्शन को आप बोलते हो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। और ये जो फिनोमेना है, ये जो घटना है जिसमें एंजाइम कैटालिस्ट के तौर पे काम करता है और रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है, ऐसे फिनोमेना को क्या आप बोलते हो? एंजाइम और बायोकेमिकल कैटालिसिस कैटालिसिस। ठीक है। तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि एंजाइम होते क्या है। एंजाइम के बारे में हमें समझना पड़ेगा। तो अगर आप एंजाइम के बारे में देखोगे, तो हम बात करते हैं एंजाइम के बारे में। तो एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम, ठीक है, एंजाइम आर नॉन लिविंग नॉन लिविंग नॉन लिविंग प्रोटीनस एंजाइम आर नॉन लिविंग प्रोटीनस एंड नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंजाइम होते हैं वह नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है। कैसे होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं। और जो एंजाइम होते हैं वो आपके लिविंग सेल द्वारा जनरेट किए जाते हैं। एंजाइम किससे मिलकर बने होते हैं? तो एंजाइम आर फॉर्म्ड बाय प्रोटीन। एंजाइम किससे मिलकर बने होते हैं? तो एंजाइम प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। और आप जानते हो कि प्रोटीन जो होता है वह क्या हो, प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? तो प्रोटीन आपके एमिनो एसिड से मिलकर के बने होते हैं।
जब कई सारे एमिनो एसिड आपस में कंबाइन करते हैं और एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, तो ऐसे लॉन्ग चेन एमिनो एसिड को आप क्या बोलते हो? प्रोटीन बोलते हो। एंजाइम जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन का मोनोमर कौन होता है? एमिनो एसिड होता है। तो प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? एमिनो एसिड से मिलकर के बना होता है, ठीक है। एंड जो प्रोटीन का फंडामेंटल यूनिट होता है वह एमिनो एसिड से होता है। एक या एक टाइप के या एक से ज्यादा टाइप के अमीनो एसिड जब आपस में कंबाइन करते हैं और एक लॉन्ग चेन कंपाउंड बनाते हैं, तो इसे आप क्या बोलते हो? पॉलीपेप्टाइड बोलते हो। जब कई सारे पॉलीपेप्टाइड आपस में कंबाइन करते हैं तो प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो एंजाइम किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। तो हम लोगों ने जान लिया कि जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं? नॉन लिविंग्स होते हैं, जो कि प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं और इसमें नाइट्रोजन की काफी प्रचुर मात्रा होती है। इनकी प्रोटीन एंजाइम जो होते हैं, क्योंकि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन में नाइट्रोजन का परसेंटेज काफी ज्यादा होता है, एबंडेंट होता है। इसी कारण से जो एंजाइम होते हैं उनको क्या माना गया है कि एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। एंजाइम किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? एमिनो एसिड से मिलकर के बना होता है। ये आप अच्छी तरीके से जानते हो, ठीक है। जब कई सारे एमिनो एसिड आपस में कनेक्टेड होते हैं बाई पेप्टाइड बॉन्ड, तो क्या बनता है? पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है। और कई सारे जब पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में कंबाइन करते हैं तो प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो एंजाइम कुछ नहीं होते हैं, एंजाइम आपके प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। और ये जो एंजाइम 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 आर प्रोड्यूस्ड बाय आर प्रोड्यूस्ड बाय, एंजाइम आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स एंजाइम किससे प्रोड्यूस किए जाते हैं? एंजाइम जो होते हैं वो लिविंग सेल्स द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो कि किससे मिलके बने होते हैं? प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं एंजाइम, ठीक है। ये नॉन लिविंग ये नॉन लिविंग होते हैं और इसमें काफी ज्यादा नाइट्रोजन की मात्रा होती है एंजाइम में, ठीक है। एंजाइम को आप बायो कैटालिस्ट के तौर पे भी जानते हो। एंजाइम आर आल्सो नोन एज बायो कैटालिस्ट। बायो कैटालिस्ट, ठीक है। जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम को आप बायो कैटालिस्ट के नाम से भी जानते हो, क्योंकि जो एंजाइम होते हैं वो लिविंग सेल द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो कि प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। और ये जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे मेटाबॉलिक रिएक्शन हैं जिनमें कैटालिस्ट का काम कौन करता है? एंजाइम करता है। इसीलिए एंजाइम को हम लोग बायो कैटालिस्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि एंजाइम जो होते हैं कई सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, कैटालाइज करते हैं। एंजाइम कैटालाइज मेनी कैटालाइज मेनी मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है? तो ऐसे रिएक्शन जो हमारी बॉडी में होते हैं, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हो? मेटाबॉलिक रिएक्शन। और मेटाबॉलिक हमारी बॉडी में जो रिएक्शन होते हैं उनमें कैटालिस्ट का काम कौन करता है? हमारी बॉडी में बहुत टाइप के रिएक्शन होते रहते हैं, लगातार, कंटिन्यूअस, नॉन स्टॉप। और हमारी बॉडी में जो रिएक्शन होते हैं उस रिएक्शन में कैटालिस्ट का काम कौन करता है? एंजाइम करता है, ठीक है। तो हमारे बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है उसमें एंजाइम क्या करता है? आपका कैटालिस्ट का काम करता है। और इसीलिए हम लोग एंजाइम को बायो कैटालिस्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। एंजाइम कैटालिसिस एंजाइम कैटालिसिस की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एंजाइम जो होते हैं जो कि
बायो कैटालिस्ट के नाम से भी जानने जाते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है वो सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन में एंजाइम आपका एक कैटालिस्ट का काम करता है। और अगर इनकी बात करोगे एंजाइम कैटालिसिस की, तो एंजाइम कैटालिसिस से कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती हैं। पहला, नेचर। आप नेचर के बारे में बात करोगे कि एंजाइम कैटालिसिस का नेचर क्या होता है, तो आपको पता है कि जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। और ये जो प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? तो एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। अगर आप थोड़ा सा इसमें डेप्थ में जाओगे तो आपको पता चलेगा एमिनो एसिड क्या होते हैं। तो एमिनो एसिड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, एमिनो एसिड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें एमिनो ग्रुप, एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं। एमिनो ग्रुप का मतलब NH2 ग्रुप, और कार्बोक्सिल ग्रुप का मतलब हो गया COOH ग्रुप। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों एक ही कंपाउंड में, एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या बोलते हो आप? एमिनो एसिड बोलते हो। जैसे आप बात करते हो सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड की बारे में बात करोगे तो आपका ग्लाइसिन, जिसका फार्मूला क्या होता है? NH2 CH2 COOH। ए है आपका एमिनो एसिड, और इस ए क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप देख रहे हो कि कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एमिनो ग्रुप, एमीन ग्रुप दोनों ग्रुप जो है एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट है। ठीक है, और इसीलिए इसको आप क्या बोलोगे? एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड क्या होते हैं? एमिनो एसिड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं। ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हो आप? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप बोलते हो एमिनो एसिड। ठीक है, हमारी बॉडी में 20 एमिनो एसिड का जरूरत होता है। हमारी बॉडी के लिए कितने एमिनो एसिड जरूरत होते हैं? 20 एमिनो एसिड होते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो जिसमें 10 एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी द्वारा खुद पे खुद क्या हो जाते हैं, हमारी बॉडी खुद पे खुद उसे सिंथेसाइज कर लेती है। यानी हमारी बॉडी खुद इन एमिनो एसिड का फॉर्मेशन कर लेती है। लेकिन 10 एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करती, हमारी बॉडी में खुद नहीं, ऑटोमेटिकली नहीं बनते हैं, हमारी बॉडी नहीं प्रोड्यूस, हमारी बॉडी इन एमिनो एसिड को नहीं बनाती है। ऐसे एमिनो एसिड जो हमारे बॉडी में नहीं प्रोड्यूस होते हैं, नहीं बनते हैं, ऐसे एमिनो एसिड क्या होते हैं? डाइट के थ्रू आपको लेना पड़ता है। इसीलिए इन 10 एमिनो एसिड क्या बोलते हो? इसेंशियल एमिनो एसिड। और जब कई सारे, अब देखो, ये है एक मतलब सिंपलेस्ट में एमिनो एसिड के बारे में बात किया। आप अगर जनरली तरीके से, अगर एक जनरल तरीके से एमिनो एसिड को प्रोड्यूस लिखना चाहोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे NH2, यहाँ पे आप कोई एल्किल ग्रुप लगा दीजिए, और यहाँ पे आप क्या लगा दीजिए? COH। ठीक है, इस तरीके से आप जनरल, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन आप है क्या, जनरल रिप्रेजेंटेशन है एमिनो एसिड का। तो जब कई सारे एमिनो एसिड आप, जब दो एमिनो एसिड आपस में कंबाइन करेंगे तो एक, जैसे मान लो कि अगर सेम, अगर आपके दो एमिनो एसिड क्या कर रहे हैं, एमिनो एसिड के दो मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं, तो इनके कंडेंस एक दूसरे से जुड़ेंगे। तो मान लो कि यही ग्लाइसिन अगर आपका इस तरीके से जुड़ रहा है, ठीक है, ये ग्लाइसिन है आपका, और ग्लाइसिन के दो मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, तो एक ग्लाइसिन का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे ग्लाइसिन का इमिनो ग्रुप आपस में क्या होंगे? कनेक्ट होंगे। ठीक है, यहां से इसका NH2 का सॉरी, यहाँ पे, ठीक है, इसका OH और इसका H, ये आपस में कंबाइन होकर क्या हो जाएंगे? H2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे जब कंडेंस होंगे दोनों एक दूसरे में जुड़ेंगे। और यहाँ पे ये दोनों जो इमिनो एसिड थे, ये जो दो ग्लाइसिन मॉलिक्यूल थे, वो एक बॉन्ड द्वारा कनेक्टेड हो जाएंगे, जो कि बॉन्ड कौन सा होगा? CONH। ठीक है,
ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का नाम हम लोग बोलते हो पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसा नहीं है कि सेम टाइप के एमिनो एमिनो एसिड आपस में कंबाइन करते हैं। ए एमिनो एसिड आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जब आपके दो एमिनो एसिड आपस में कनेक्ट होते हैं थ्रू, किसके द्वारा कनेक्ट होते हैं, दो अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। अब कोई तीसरा अगर एमिनो एसिड आएगा और इस पेप्टाइड इस देखो, जब आपका जब आपके पेप्टाइड के फॉर्मेशन में दो एमिनो एसिड इन्वॉल्व होंगे तो आप बोलते हो डाई पेप्टाइड, डाई पेप्टाइड। ठीक है, इसमें दो एमिनो एसिड इन्वॉल्व हुए थे पेप्टाइड के फॉर्मेशन में, इसलिए इसका क्या नाम पड़ा, डाई पेप्टाइड। इसी तरीके से अगर थ्री एमिनो एसिड अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं पेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करने में तो आप बोलोगे ट्राई पेप्टाइड। चार अगर एमिनो एसिड अगर इस तरीके से इन्वॉल्व हो रहे हैं तो टेट्रा पेप्टाइड, पांच हो रहे हैं तो पेंटा पेप्टाइड। और जब ये लार्ज नंबर ऑफ एमिनो एसिड आपस में कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे और एक लॉन्ग चेन बनाने लगेंगे तो आप बोलते हो पॉलीपेप्टाइड। क्या बोलते हो, पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, और यही कई सारे पॉलीपेप्टाइड आपस में जब कनेक्ट होते हैं तो क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो आप एंजाइम के बारे में काफी हद तक जान चुके होंगे कि एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, और जो प्रोटीन होता है वह प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन आपका एमिनो एसिड से मिलकर के बना होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा में से जान लिया एमिनो एसिड के बारे में, इतना मुझे यहाँ पे ये सारी चीजें डिस्कशन नहीं करना था, बट हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे, तो नेचर के बारे में हमने बात कर लिया कि जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, और जो प्रोटीन का फंडामेंटल यूनिट होता है जो बार बार रिपीट होकर के प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, वह फंडामेंटल यूनिट कौन सा होता है, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल फंडामेंटल यूनिट कहने का मतलब है वह यूनिट जो बार बार क्या हो रहा है, वह इकाई जो बार बार रिपीट होकर के प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है। उस प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए जो फंडामेंटल यूनिट है वो फंडामेंटल यूनिट क्या है, एमिनो एसिड। ठीक है, यही एमिनो एसिड आपस में बार बार कंबाइन होकर के जुड़ करके प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एक्शन के बारे में। तो एक किस तरीके से वर्क करते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। तो एंजाइम, इनके एक्शन के बारे में बात करते हैं। तो एंजाइम, ये हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं। एंजाइम कैटालाइज कैटालाइज मेनी मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेनी मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेनी मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो एंजाइम जो होते हैं वो कई सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन में, हमारी जो बॉडी के अंदर जो रिएक्शन होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर होने वाले रिएक्शन को मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं, और उन मेटाबॉलिक रिएक्शन में कैटालिस्ट का काम करता है एंजाइम। ठीक है, ये है एक्शन इसके बारे में। ठीक है, एंजाइम का एक्शन क्या है, तो एंजाइम जो होते हैं वो मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब बात करते हो सॉल्युबिलिटी की। तो सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करते हो अगर, ठीक है, तो एंजाइम जो होते हैं वाटर में डिजोल्व करने पर क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। एंजाइम डिस्पर्स इन वाटर, डिस्पर्स इन वाटर, डिस्पर्स इन वाटर टू फॉर्म कोलाइडल सोल्यूशन, टू फॉर्म कोलाइडल सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन। जो एंजाइम होते हैं वह वाटर में डिस्पर्स हो जाते हैं। अगर आप एंजाइम को वाटर में ऐड करते हो तो जो एंजाइम होते हैं वह क्या हो जाते हैं, वाटर में फैल जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं, और कैसा सोल्यूशन बनाते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन। आपको पता है जो कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं, ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट पार्टिकल का जो साइज होता है वह 1 नैनोमीटर से लेकर के 200 नैनोमीटर के बीच का होता है। और कोलाइडल सोल्यूशन का जो सरफेस एरिया होता है, कोलाइडल सोल्यूशन में जो प्रेजेंट पार्टिकल होते हैं जो डिस्पर्स फेज का काम करते हैं, उनकी उनका जो सरफेस एरिया होता है काफी लार्ज होता है। ठीक है, और इसी कारण से इनका जो एक्शन होता है एंजाइम का, ठीक है, वो
काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया होता है, कोलाइड, क्योंकि ये वाटर में डिस्पर्स होकर कोलाइडल सोल्यूशन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और कोलाइडल सोल्यूशन का जो सरफेस एरिया होता है वो काफी ज्यादा लार्ज होता है, वेरी लार्ज होता है, ठीक है। एंड हेंस, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, एंड हेंस हैव वेरी लार्ज सरफेस एरिया, वेरी लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है। एंड हाई एक्टिविटी, एंड हाई एक्टिविटी, ठीक है। क्योंकि जो एंजाइम होते हैं वाटर में डिस्पर्स होकर के कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन का जो सरफेस एरिया होता है, उसमें जो कोलाइडल सॉल्यूशन में जो डिस्पर्स फेज यानी जो सोल्यूट होते हैं, वो उनका जो सरफेस एरिया होता है काफी लार्ज होता है। और इनके सरफेस पे जाकर के जब ये रिएक्शन होगा, जब किसी केमिकल रिएक्शन को एक कैटालाइज कर रहे होंगे एंजाइम, तो इन्हीं के सरफेस पे आकर के तो सबस्ट्रेट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आकर के एब्जॉर्ब होते हैं। क्योंकि इनका सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का, और उतने ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। यानी इसका मतलब हुआ कि एंजाइम जो होते हैं, क्योंकि वाटर में डिस्पर्स होकर के कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं, यानी ये इनकी जो सरफेस एरिया होती है एंजाइम की, वो काफी लार्ज होती है। इस कारण से जो एंजाइम होते हैं उनकी एक्टिविटी काफी हाई होती है, ठीक है। ये हम तो ये इस चीज को हम तो ऑलरेडी पढ़ रखे हैं कि जितना ज्यादा आपके कैटालिस्ट का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा कैटालिस्ट की एक्टिविटी एफिशिएंसी होगी, ठीक है। ये तो हम ऑलरेडी पढ़े हैं कि कैटालिस्ट का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, उतने ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आकर के कैटालिस्ट के सरफेस से चिपकेंगे, और उतना ज्यादा रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो वही बात है कि एंजाइम जो होते हैं, क्योंकि कोलाइडल सोल्यूशन बना लेते हैं वाटर में डिस्पर्स होकर के, और कोलाइडल सोल्यूशन में पार्टिकल जो प्रेजेंट होते हैं उनका सरफेस एरिया काफी लार्ज होता है। इस कारण से इनकी जो एफिशिएंसी होती है वह काफी हाई होती है, ठीक है। यहाँ अगर आप बात करते हो इनकी इफिशिएंसी को लेकर के, तो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एंजाइम, ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एंजाइम कैटालाइज 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 ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एंजाइम, यहाँ पे थोड़ा सा, ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एंजाइम कैन कैटालाइज कैन कैटालाइज रिएक्शन। किसी रिएक्शन में एंजाइम की एक छोटी सी क्वांटिटी रिएक्शन को क्या कर सकती है, कैटालाइज कर सकती है। अगर आप बात करते हो एग्जांपल के तौर पे, तो आप देख सकते हो 1 मोल, वन मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम, 1 molecule of an enzyme can catalyze 10 lakh 10 lakh reacting molecule in 1 minute। यानी जो एंजाइम होते हैं इनकी एफिशिएंसी इतनी ज्यादा होती है कि एक मॉलिक्यूल, केवल एक एंजाइम का एक मॉलिक्यूल 1 मिनट के अंदर लगभग 10 लाख रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में चेंज करने की कैपेसिटी रखता है। केवल एक मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम, एक जो मॉलिक्यूल है एंजाइम का, वह इतनी इसके पास क्षमता होती है कि यह 1 मिनट के अंदर 10 लाख रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को
प्रोडक्ट में चेंज कर सकता है, इतनी इसकी इफिशियंसी होती। तो आप सोच ही सकते हो इसकी जो कैटालिटिक इफिशियंसी होती है वह कितना ज्यादा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इफिशियंसी के बारे में। ठीक है, इफिशियंसी के बारे में, इनकी दक्षता के बारे में, कि कितना ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो आप बात करते अगर एंजाइम की, तो अभी तक जितने भी कैटालिस्ट खोजे गए हैं उन सारे कैटालिस्ट में जो एंजाइम होते हैं वह सबसे ज्यादा क्या होते हैं, सबसे ज्यादा तेजी से रिएक्शन को एक्सेलरेट करते हैं। यानी टिल, अगर बात करते हो, टिल नाउ नोन, टिल नाउ, टिल नाउ नोन कैटालिस्ट, नोन कैटालिस्ट एंजाइम आर, एंजाइम आर, एंजाइम आर मोस्ट इफिशियंट, मोस्ट इफिशियंट। अभी तक जितने भी कैटालिस्ट खोजे गए हैं उन सारे कैटालिस्ट में एंजाइम का मुकाबला कोई भी कैटालिस्ट नहीं कर सकता है। एंजाइम जो होते हैं वह इतने ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर मतलब इफेक्टिव, अगर किसी रिएक्शन को इफेक्टिव तरीके से रिएक्शन को एक्सीलरेट करते हैं या डिग्रेड करते हैं तो कौन होते हैं, एंजाइम होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा अभी तक जो इफेक्टिव रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं सबसे तेजी से, वो कौन होता है, एंजाइम होते हैं। अभी तक जितने भी नॉन कैटालिस्ट खोजे गए हैं, जितने भी कैटालिस्ट खोजे गए हैं उसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव कैटालिस्ट के तौर पे एंजाइम ही वर्क करने को करते हैं, ये देखा गया है। ठीक है, और एक कैसे किसी रिएक्शन के रेट को इतना इतना ज्यादा इफेक्ट करते हैं। तो आप जानते हो कैटालिस्ट का काम क्या होता है। कैटालिस्ट का काम होता है कि जो रिएक्शन में, रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए चाहिए होती है, उस एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं, कैटालिस्ट कम कर देते हैं। जैसे मान लो कोई रिएक्शन है और रिएक्शन है ए से, ए रिएक्टेंट कोई ए है जो कि प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, और यहाँ पे कोई भी कैटालिस्ट नहीं है, यानी इन दी एब्सेंस ऑफ ए रिएक्शन, इन दी एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट ए रिएक्शन हो रहा है। और मान लो रिएक्टेंट की एनर्जी ए है और इसको एक्टिवेट एक्टिवेटेड स्टेट को अचीव करने के लिए यहां से इतनी एनर्जी इसको चाहिए। ठीक है, इस एनर्जी को आप क्या बोलते हो, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, और जब इसी रिएक्शन को आप एंजाइम के प्रोसेस में आप कराओगे तो इस रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी होगा वह काफी ज्यादा लो हो जाएगा। यानी एक नई, एक जो एंजाइम होते हैं एक न्यू पाथ प्रोवाइड कराते हैं रिएक्शन को करा होने के लिए, और इस ये जो एंजाइम होते हैं इस एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं, रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसकी वैल्यू को क्या कर देते हैं, बहुत कम कर देते हैं। ताकि और उससे क्या होता है, जो रिएक्टेंट पहले पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे, प्रोडक्ट में नहीं चेंज हो पा रहे थे, एक्टिवेटेड स्टेट को अचीव नहीं कर पा रहे थे, उनके पास इतनी सफिशियंट एनर्जी नहीं थी कि वह एक्टिवेटेड एक्टिवेटेड स्टेट को अचीव कर पाए। वो कैटालिस्ट के प्रोसेस में क्या हो जाएंगे, इतने कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, एंजाइम के प्रेजेंस में क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगा क्योंकि एक न्यू पाथ इस रिएक्शन को मिल गया है। और जो रिएक्टेंट आपके पहले प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट हो पा रहे थे क्योंकि उनके पास एनर्जी कम था, उतना ज्यादा एनर्जी नहीं था ताकि वो एक्टिवेटेड स्टेट को अचीव कर पाए, वही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एंजाइम के प्रोसेस में क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे, क्योंकि एंजाइम के प्रोसेस में एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग न्यू फैक्टर के बारे में, न्यू प्रॉपर्टी के बारे में एंजाइम के। तो एंजाइम की आप बात करते हो, जो पांचवी प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करने वाले, स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिसिटी। ठीक है, विशेषता क्या होती है इनकी, एंजाइम की। तो एंजाइम जो होते हैं वो स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। क्या होते हैं, स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। स्पेसिफिक नेचर कहने का मतलब ये है कि कोई पर्टिकुलर एंजाइम किसी पर्टिकुलर रिएक्शन को ही क्या कर सकता है,
कैटालाइज कर सकता है। यानी यहाँ पर अगर मैं लिखूं, ओनली स्पेसिफिक, ओनली स्पेसिफिक एंजाइम कैन कैटालाइज, कैन कैटालाइज ए पर्टिकुलर रिएक्शन, पर्टिकुलर रिएक्शन। या दूसरे शब्दों में हम बोले तो ओनली वन एंजाइम, ओनली वन एंजाइम, ओनली वन एंजाइम कैटालाइज, कैटालाइज ओनली वन रिएक्शन, कैटालाइज ओनली वन रिएक्शन। यानी कोई एक एंजाइम किसी एक, जो एंजाइम होते हैं, कोई पर्टिकुलर एंजाइम किसी एक ही रिएक्शन को कैटालाइज कर सकता है। ठीक है, जैसे अगर आप इसको आसानी से समझना चाहते हो तो आपको यहाँ पे कुछ चीजों के बारे में ध्यान, आप यहाँ पे, मैं जैसे आप बात करते हो, एक एंजाइम होता है यूरिएज। क्या होता है? यूरिएज, यूरिएज। जो यूरिएज होता है वह क्या करता है? कैटालिस्ट का काम करता है। किसमें? यूरिया के डिकम्पोजिशन में, यूरिया के हाइड्रोलिसिस में। ठीक है, तो यूरिएज कैटालाइज, कैटालाइज, कैटालाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ, हाइड्रोलिसिस ऑफ, यूरिएज कैटालाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया। ठीक है, जो यू, यूरिएज होता है वह यूरिया, यूरिया का क्या करता है? हाइड्रोलिसिस के रिएक्शन में, यूरिया का अगर हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो उस यूरिया का हाइड्रोलिसिस में आपका जो यूरिएज होता है वह हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये डिस्कशन कर रहा था कि जो एंजाइम होते हैं, कोई पर्टिकुलर एंजाइम किसी एक ही रिएक्शन को क्या कर सकता है? कैटालाइज कर सकता है। एक कोई पर्टिकुलर एंजाइम कई सारे रिएक्शन को कैटालाइज नहीं कर सकता है। जैसे बात करते यूरिएज की, तो यूरिएज जो होता है एक टाइप का एंजाइम होता है जो यूरिया के हाइड्रोलिसिस में कैटालिस्ट का काम करता है। तो यूरिया का जब हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर का एडिशन जब होता है तो क्या बनता है? कार्बोनिक एसिड बनता है और साथ ही साथ अमोनिया गैस का प्रोडक्शन होता है, और इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है यूरिएज। अब आप देखो, जो यूरिएज होता है यूरिया के हाइड्रोलिसिस के रिएक्शन में क्या करता है? कैटालिस्ट का काम करता है। ये यूरिएज, अगर आप ये कहते हो कि देखो, यूरिएज जो होता है केवल और केवल यूरिया के हाइड्रोलिसिस में कैटालिस्ट का काम करता है। अब बात करते हो अगर मेथिल यूरिया, मिथाइल एरिया यूरिया, मिथाइल यूरिया, अगर आप ये कहते हो कि मिथाइल यूरिया का हाइड्रोलिसिस में यूरिएज कैटालिस्ट का काम नहीं करता है, जो मिथाइल, अगर यूरिया के जगह पे अगर मिथाइल यूरिया होगा और मिथाइल यूरिया का अगर हाइड्रोलिसिस किया जाएगा तो इस रिएक्शन को कैटालाइज नहीं करेगा, आर नॉट कैटालाइज बाय यूरिएज। ठीक है, तो यूरिएज की केवल कैपेसिटी इतनी है कि यूरिया को किसमें कन्वर्ट कर देगा? यूरिया का हाइड्रोलिसिस करवा देगा और अमोनिया गैस का प्रोडक्शन करवा देगा। इसमें यूरिएज जो होता है कैटालिस्ट का काम कर सकता है, करता है, कर नहीं सकता है, करता है। लेकिन आप बात करते हैं मिथाइल यूरिया के हाइड्रोलिसिस में यूरिएज जो होता है कैटालिस्ट का काम नहीं करता है। ठीक है, काम नहीं करता, यानी जो यूरिएज होता है वह केवल एक ही रिएक्शन, जो कि यूरिया का हाइड्रोलिसिस होता है, इस रिएक्शन में ही क्या करता है? केवल कैटालिस्ट का काम करता है। किसी और टाइप के केमिकल रिएक्शन में यूरिएज जो होता है वह कैटालिस्ट का काम नहीं करता। यानी यूरिएज जो है वो केवल एक स्पेशल रिएक्शन, जो कि क्या है? यूरिया का हाइड्रोलिसिस, उसी में क्या करता है? केवल आपका कैटालिस्ट का काम करता है। इस बात से प्रूफ हो गया कि जो कैटालिस्ट होता है, जो एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम केवल एक पर्टिकुलर टाइप के ही केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, सारे टाइप के केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज नहीं करते हैं एंजाइम। ठीक है, जो एंजाइम होते हैं वो किसी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए बने होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, जो छठवां पॉइंट हमारा है वो है इफेक्ट ऑफ पीएच, इफेक्ट ऑफ पीएच।
इफेक्ट ऑफ पीएच। ठीक है। जो एंजाइम होते हैं, ठीक है, वो एंजाइम किसी पर्टिकुलर पीएच पर ही, जो एंजाइम जो होते हैं वह किसी पर्टिकुलर पीएच पर इनकी जो एफिशिएंसी होती है वो हाईएस्ट होती है। तो अगर मैं बात करूं कैटालिटिक एक्टिविटी, कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम आर हाईएस्ट एट ए पर्टिकुलर पीएच। जो एंजाइम होते हैं वह पर्टिकुलर पीएच पे क्या करते हैं, इनकी जो एक्टिविटी होती है एंजाइम की, वो किसी एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वह किसी पर्टिकुलर पीएच पे क्या होती है, हाईएस्ट होती है। ठीक है। और वह पीएच जिस पर एंजाइम की एक्टिविटी, एंजाइम के कार्य करने की जो क्षमता होती है हाईएस्ट होती है, उस पर्टिकुलर पीएच को क्या बोलते हो आप, ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम, ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम पीएच के पहले, यानी ऑप्टिमम पीएच के, ऑप्टिमम पीएच से लो पीएच पे या ऑप्टिमम पीएच से एबव पीएच पे जो एंजाइम होते हैं उनकी एक्टिविटी लो होती है। ठीक है। किसी, कोई भी एंजाइम हो, कोई भी एंजाइम हो, हर एक एंजाइम की जो कैटालिटिक इफिशियंसी होती है, कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, जो उसे कार्य करने की क्षमता होती है, वह किसी पर्टिकुलर पीएच पे क्या होती है, हाईएस्ट होती है। और वह पर्टिकुलर पीएच जिसपे एंजाइम के कार्य करने की क्षमता, कैटालिटिक एक्टिविटी जो होती है हाईएस्ट होती है, उस पीएच को क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम पीएच होता है। और एंजाइम के लिए जो ऑप्टिमम पीएच होता है वह कहाँ से कहाँ तक होता है, 5 से 7 के बीच का होता है। ठीक है। यानी अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उस केमिकल रिएक्शन में जो, उस केमिकल रिएक्शन में जो सोल्यूशन का जो पीएच है अगर 5 से 7 के बीच में है, और वहां पे अगर मान लो कैटालिस्ट के तौर पे आपका एंजाइम काम कर रहा है, तो एंजाइम जो होगा वहां पे अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी दिखाएगा। ठीक है, क्या दिखाएगा, मैक्सिमम अपनी इफिशियंसी दिखाएगा। जो एंजाइम होते हैं वह पीएच 5 से 7 के बीच में होने पे, इस रेंज में होने पे इनकी जो इफिशियंसी होती है एंजाइम की वह हाईएस्ट होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है। एंजाइम अच्छे से वर्क कब करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी सबसे हाईएस्ट कब होती है, एंजाइम के कार्य करने की क्षमता जो होती है वह कब अपनी चरम सीमा पे होती है, जब सॉल्यूशन का पीएच कितना होता है, 5 से 7 के बीच में होता है। ठीक है। इससे कम पीएच पे या इससे ज्यादा पीएच पे जिनकी एफिशिएंसी होती है वह क्या हो जाती है, लो पड़ जाती है, यानी कम हो जाती है। ठीक है। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में, तो टेम्परेचर का क्या रोल होगा एंजाइम के इफिशियंसी के लेकर के, तो इसके बारे में बात करते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो अगर आप क्या करते हो, देखो जिस तरीके से हम बात किए थे पीएच का क्या फर्क पड़ता है एंजाइम के इफिशियंसी पे, वैसे ही टेम्परेचर का भी क्या होता है, रोल होता है। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एंजाइम की जो इफिशियंसी होती है, जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है वह हाईएस्ट होती है। तो जिस टेम्परेचर पर कैटल एंजाइम का कार्य करने की क्षमता, जिस पीएच पर, सॉरी जिस टेम्परेचर पे कैटाली एंजाइम का जो इफिशियंसी होता है वह हाईएस्ट होता है, उस टेम्परेचर को बोलते हो आप ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्या बोलते हो, ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो अगर आप बात करोगे कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज हाईएस्ट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। जो एंजाइम होते हैं वह किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उनकी जो इफिशियंसी होती है, कैटालिटिक एक्टिविटी जो होती है वह हाईएस्ट होती है। और वह टेम्परेचर जिसपे एंजाइम का इफिशियंसी हाईएस्ट होता है, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हो आप, ऑप्टिमम टेम्परेचर। और एंजाइम के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वह 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यानी अगर आपका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक है, इनके बीच का कोई आपका टेम्परेचर अगर आपका इनके 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, तो
ऐसे केस में जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, उनका जो एफिशिएंसी होता है वह हाईएस्ट होता है। ठीक है। और अगर आप बात करते हो, अगर मान लो टेम्परेचर आपका 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, क्या है, इफ द टेम्परेचर ऑफ solution enzyme catalysis reaction enzyme catalyzed reaction is greater than 35 डिग्री सेल्सियस, तो अगर आपका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो एंजाइम जो होते हैं वह क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, एंजाइम जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और ज्यादा टेम्परेचर होने पे जो इनका जो डबल हेलिकल कॉइल जो स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, वह क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और वो कोगुलेट हो जाते हैं। तो इस बहुत ज्यादा टेम्परेचर, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर मतलब कहने का मतलब है कि 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर पे अगर टेम्परेचर होगा तो ये ऐसे केस में क्या होगा, जो एंजाइम होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, उनकी खत्म हो जाती है उनके काम करने की क्षमता। ठीक है, और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अगर मान लो टेम्परेचर क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे क्या होता है, लो टेम्परेचर पे क्या होता है, जो एंजाइम होते हैं वह इनएक्टिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, इनएक्टिव इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, लो टेम्परेचर पे जो एंजाइम होते हैं वह इनएक्टिव हो जाते हैं, वह काम नहीं कर पाते हैं। और टेम्परेचर ज्यादा होने पे क्या होता है, एंजाइम जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले फैक्टर को लेकर के। तो अगला फैक्टर हमारा 8वां फैक्टर, इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रे, इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायलेट रे, अल्ट्रावायलेट रे। ठीक है, तो जो अल्ट्रावायलेट रे होते हैं वह एंजाइम को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अगर एंजाइम के ऊपर आप अल्ट्रावायलेट रे एक्सपोज कर देते हो तो जो एंजाइम होते हैं वह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रे जो होता है उसकी फ्रिक्वेंसी काफी होती है, उसकी एनर्जी क्या होती है, अल्ट्रावायलेट रे की ज्यादा होती है। और ऐसे केस में क्या होता है कि एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होता है उसके स्ट्रक्चर में डिफेक्ट आ जाता है, उसको ये क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, एंजाइम को बीच से क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। और